किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है? आर्थिक स्वतंत्रता से। ठीक है, तो लोचपूर्ण रहता है। मांग की जो लोच हमने पढ़ी है, लोच का मतलब यहां से बस वही है, इसको हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। जिस वस्तु की मांग नहीं है उसको हटाइए, उसका उत्पादन नहीं करेंगे। जिस वस्तु की मांग ज्यादा है केवल उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे। तो ये लोचपूर्णता रहती है जिसमें हम बदलाव आसानी से कर सकते हैं। जो आय मिली है किसमें मिली है? उत्तराधिकार में, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत। उत्तराधिकार में जो आय प्राप्त हो गई है वो आय क्या होती है? बिना काम के मिल जाती है, अनार्जित आय होती है। जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर और उसके गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, उन्हें समझेंगे। इससे पहले हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा है वो भी समझ ली है, समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है वो भी समझ लिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है उसको भी समझ लिया है। अब आप लोग कमेंट करके बता रहे थे सर आपने विशेषताएं और गुण दोष नहीं बताए हैं, इसलिए आज हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था और फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, उनकी विशेषता और गुण दोष पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर सबसे पहले, उसके बाद गुण और दोष समझेंगे। तो विशेषताओं में देखिए पहला पॉइंट है केंद्रीय योजना का अभाव। केंद्रीय योजना का अभाव मतलब कि केंद्र का मतलब यहां पर होता है सरकार से, मतलब सरकार का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है। क्योंकि हमने परिभाषा में क्या समझा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो उत्पादन के साधन होते हैं जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, इन साधनों पर जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का अधिकार होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और बाजार शक्तियों के द्वारा ही आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन होता है, वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो सारी योजनाएं जो होती हैं, सारे निर्णय जो लेते हैं वो कौन लेते हैं? पूंजीपति लेते हैं। और उन्हें निर्देशन कहां से मिलता है? बाजार शक्तियों से। जैसे कि जिस वस्तु की मांग बाजार में ज्यादा होगी उस वस्तु का वो उत्पादन करेंगे, जिस वस्तु की मांग कम होगी उस वस्तु का उत्पादन कम करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें किससे मतलब रहता है? लाभ से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ कमाना। देखिए अगला पॉइंट भी हमारा लाभ उद्देश्य, इसको भी समझेंगे। तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। केंद्रीय योजना का अभाव मतलब कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, जो भी आर्थिक निर्णय होते हैं वो पूंजीपतियों के द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए इसमें केंद्रीय योजना का अभाव रहता है। लेकिन ये योजना का अभाव तो रहता है, केंद्र की योजना का मतलब सरकार की योजना का अभाव रहता है, लेकिन ये जो अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये पूरी तरीके से नियोजित होती है। किस प्रकार से नियोजित होती है? कि उत्पादक क्या करता है? बाजार में मांग देखता है, बाजार में मांग जिस वस्तु की ज्यादा होगी उस वस्तु का उत्पादन करेगा, और उपभोक्ता क्या देखते हैं? अपनी सुविधा देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं, मतलब कि जिस वस्तु की कीमत कम होगी उस वस्तु को क्रय करेंगे, और जिस वस्तु की कीमत अधिक होगी उस वस्तु को क्रय नहीं करेंगे। तो उत्पादक क्या करते हैं? उत्पादक अपनी जो वस्तु रहती है उसकी लागत कम रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि मूल्य क्या हो? कम हो। ठीक है, आगे समझते हैं। अगला है निजी संपत्ति का अधिकार। निजी संपत्ति का अधिकार मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति जोड़ने का, संपत्ति रखने का सारा अधिकार किसके पास होता है? पूंजीपतियों के पास होता है। सरकार का उस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। जैसे कि हमारे देश की यदि हम इंडस्ट्रीज की बात करें, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसके बाद टाटा, अंबानी और बिरला, आदित्य ग्रुप, ये सब क्या है? निजी क्षेत्र के स्वामित्व में है। इन पर सरकार का अधिकार नहीं है, सरकार इनसे केवल टैक्स लेती है। इसी प्रकार इसमें भी निजी संपत्ति, इसमें सरकार का कोई काम रहता ही नहीं है। हमारे देश में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी हैं, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनियां होती हैं। सरकार केवल उनसे टैक्स लेती है, किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करती है, ना ही उन्हें नीति निर्देशन करती है। तो जो अधिकार रहता है संपत्ति का, जितनी वो संपत्ति जोड़ते हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां लगाते हैं, सभी पर किसका अधिकार रहता है? पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। और इस अधिकार को वह अपने उत्तराधिकारियों के पास भी ट्रांसफर कर देते हैं, उत्तराधिकारियों को मिल जाता है। मतलब जो अभी फैक्ट्री का मालिक है उसके बाद कौन बन जाएगा? उसका जो बेटा होगा वो उसका मालिक बन जाएगा। इसलिए क्या हो जाता है? संपत्ति का अधिकार इसमें पूरा किसके पास रहता है? पूंजीपतियों के पास। अगला देखिए आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता किस प्रकार की? निर्णय लेने की, कि जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनका निर्देशन किसके पास हो? सरकार के पास हो या पूंजीपतियों के पास। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। किस प्रकार की? उत्पादकों को ये स्वतंत्रता रहती है कि सरकारी नियमों के अंतर्गत वह कोई भी व्यापार कर सकता है, अपना कोई भी ठेके से काम करवा सकता है, जो भी हो। और उसके बाद
उत्पाद जो उपभोक्ता रहते हैं उसको भी स्वतंत्रता रहती है कि भाई उसको किस वस्तु का उपभोग करना है, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। कितनी कीमत पर खरीदना है, जितनी वह कीमत पर खरीदेगा उत्पादक ये सोचेंगे कि उसी कीमत तक उसकी जो है मांग रहे, मतलब कि ये अपनी वस्तु की कीमत कम रखने की कोशिश करते हैं और उपभोक्ता क्या करते हैं, वस्तु को और नीचा लाते हैं। इसलिए इसमें सामंजस्य अपने आप बैठ जाता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता रहती है कि किसके पास काम करना है, कितना लेना है, और जो काम है वो मजदूरों से कराना है या फिर ठेके पर कराना है उसकी भी स्वतंत्रता इनको रहती है। इसके बाद कोई भी व्यापार कर सकते हैं, चाहे गुड़ का व्यापार हो, चाहे नमक का व्यापार हो, चाहे कपड़े का व्यापार हो, हर क्षेत्र में इन्हें स्वतंत्रता रहती है। रक्षा का सामग्री हो, जैसे कि आप विदेशों में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, अमेरिका की अलग अलग कंपनियां हैं जो कि रक्षा उपकरण बनाती हैं। राफेल हमने खरीदा है फ्रांस से, वो भी एक प्राइवेट कंपनी है फ्रांस की। तो वहां पर क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो आर्थिक क्या रहती है, स्वतंत्रता रहती है, मतलब आर्थिक क्रियाओं का नियमन या निर्देशन और जो भी उनका रेगुलेशन होता है उसे करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है उद्योगपतियों के पास। उपभोक्ता का प्रभुत्व रहता है। उपभोक्ता का प्रभुत्व किस प्रकार से रहता है, उपभोक्ता यदि किसी वस्तु को नहीं खरीदेगा तो उत्पादक उस वस्तु का निर्माण करना ही बंद कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि उसकी बिक्री नहीं होगी। और उपभोक्ता का प्रभुत्व क्यों माना जाता है इसमें, इसलिए माना जाता है कि उपभोक्ता ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से निर्देशित करता है कि भाई किस वस्तु का हमें उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन नहीं करना है। किस प्रकार से, उपभोक्ता जिस वस्तु की ज्यादा मांग करेगा उस वस्तु का जो पूंजीपति है, जो उत्पादक वर्ग है, वह उत्पादन करेगा, और जिस वस्तु की मांग नहीं करेगा उसका उत्पादन नहीं करेगा या फिर कम करेगा। कम मांग है तो कम करेगा, बिल्कुल मांग नहीं है तो फिर बंद कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार ये निवेश करने के लिए सोचते हैं, निवेश करने के लिए भी एक प्रकार से निर्देशन देते हैं उपभोक्ता। किस प्रकार से, ये अलग अलग वस्तुओं की मांग करेंगे बाजार में तो फिर क्या होगा, उत्पादक क्या सोचेंगे, इस वस्तु की डिमांड बढ़ रही है तो एक नई फैक्ट्री डालते हैं, हम इस वस्तु का निर्माण करेंगे, तो ये निवेश करेंगे। मतलब कि निवेश करने के लिए भी उपभोक्ता इनको निर्देशित करते हैं, स्वयं जाके नहीं बोलते हैं कि भाई आप इस वस्तु का निर्माण करो, हमें ये चाहिए। बाजार में अपने आप जब मांग उत्पन्न होती है तो अपने आप ही जो उत्पादक वर्ग रहता है, जो पूंजीपति वर्ग रहते हैं, वो समझ जाते हैं और फिर उत्पादन करने लगते हैं। तो उपभोक्ता का इसमें क्या माना जाता है, प्रभुत्व माना जाता है। जो पांचवा है लाभ उद्देश्य। लाभ उद्देश्य जो हमने समझ लिया है कि कोई भी पूंजीपति हो उनका मतलब सिर्फ लाभ से रहता है कि उन्हें अधिकतम लाभ कमाना है। अधिकतम लाभ कमाना है मतलब कि उनके माल की अधिक बिक्री होगी तो उन्हें अधिक लाभ होगा, कम बिक्री होगी तो कम लाभ होगा। जब लाभ अधिक होने लगता है तो और नई नई फैक्ट्रियां डालते हैं जिससे उस फैक्ट्री से भी उनको लाभ होगा। हर क्षेत्र में क्या करना है, उन्हें उत्पादन करना है जिससे उनकी क्या हो, लाभ की वृद्धि हो। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, लाभ कमाना रहता है। सामाजिक कल्याण से उनका कोई तात्पर्य नहीं रहता है, कोई लगाव नहीं रहता है, उन्हें अपने लाभ से मतलब रहता है। तो लाभ उद्देश्य जो रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। और देखिए कीमत यंत्र। कीमत यंत्र क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी वीडियो आपको दे दूंगा तो वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। कीमत यंत्र क्या होता है, कीमत यंत्र ही ये निर्धारित करता है कि कौन सी वस्तु का निर्माण करना है, कौन सी वस्तु का निर्माण नहीं करना है और कौन सी वस्तु की मांग है। किस प्रकार से, उपभोक्ता जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांग कर रहे हैं तो उत्पादक उसी कीमत पर उस वस्तु का निर्माण करने की प्रयास करता है, कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि उस वस्तु से यदि कीमत यंत्र ये डिसाइड कर देता है, मतलब कीमत ही ये निर्णय ले लेते हैं, एक प्रकार से क्या दे देता है, डिसीजन दे देता है कि इस कीमत पर इस वस्तु की मांग इतनी हो सकती है तो आप इस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। और कितना उत्पादन करना, यदि बाजार में मांग ज़्यादा है, बाजार में कीमत अच्छी मिल रही है किसी वस्तु की, मतलब अधिक कीमत पर भी उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार है तो उसकी मांग ज़्यादा है। और कीमत कम है, कीमत कम है तो एक प्रकार से हमें क्या क्या समझ में आता है कि इस वस्तु की मांग बाजार में कम है इसलिए इस वस्तु की कीमत नहीं बढ़ रही है। तो कीमत यंत्र मुख्य कार्य करता है उत्पादन में, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यदि कीमत अच्छी होगी तो उत्पादक को लाभ अच्छा होगा, उत्पादक को लाभ अच्छा होगा तो उस वस्तु का निर्माण और अधिक करेगा। ठीक है, इसके बाद आइए साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साहसी कौन होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। साहसी वह होता है जो व्यापार में होने वाले जोखिम और अनिश्चितताओं को, जो अनिश्चितताएं होती हैं व्यापार में, उन्हें सहन करता है, उन्हें वहन करता है, वो क्या होता है, साहसी होता है। तो
पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें साहसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे लॉस हो जाएगा, पता नहीं ये वस्तु बिकेगी बाजार में या नहीं बिकेगी, तो वह उत्पादन क्रिया यदि नहीं करेगा तो फिर कोई उत्पादन नहीं होगा। सब यही सोच लेंगे कि व्यापार में क्या हो जाती है, हानि हो जाएगी, तो फिर हम व्यापार नहीं करेंगे, अर्थव्यवस्था ही नहीं चलेगी। तो साहसी क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका लगाता है। साहसी जो रहता है वो ये निर्णय लेता है कि ठीक है, जो हानि होगी वो भी मैं वहन करूंगा, जो लाभ होगा वो भी मुझे ही वहन करना है। तो ये सोच के वो क्या लगा देता है? पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है और फिर उत्पादन कार्य शुरू हो जाता है। तो साहसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि साहसी निर्णय नहीं लेगा तो फिर उत्पादन कार्य भी नहीं हो पाएगा, और साहसी निर्णय लेता है इसलिए उत्पादन कार्य होता है, नई नई फैक्ट्रियां लगाता है, नए नए उद्योग लगाता है। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका साहसी की रहती है, किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ये अभी हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। जो विशेषताएं हमने समझ ली हैं, गुण और दोष भी लगभग सेम ही होते हैं, सभी पॉइंट लगभग मिले हुए रहते हैं। अब देखिए, प्रतियोगिता एवं सहयोगीकरण रहता है। प्रतियोगिता किस प्रकार की रहती है? पूंजीपतियों में भी प्रतियोगिता हो जाती है। अलग अलग जो उत्पादक रहते हैं, यदि वो दोनों ही उत्पादक एक ही वस्तु का उत्पादन करेंगे तो दोनों के बीच में ये प्रतियोगिता रहती है, ये चलता रहता है कि भाई किसकी वस्तु ज़्यादा बिके, किसका माल ज़्यादा बिके। हर व्यक्ति यही सोचता है, मतलब हर पूंजीपति यही सोचेगा कि उसकी बिक्री ज़्यादा हो। तो हर कोई अपनी जो वस्तु है उसकी कीमत कम रखने का प्रयास करता है। तो एक क्या होता है? प्रतियोगिता रहती है और संयोगीकरण होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता है। वर्ग संघर्ष क्या रहता है इसमें क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पैसा होता है वो कुछ लोगों के पास सिमट कर रह जाता है। किस प्रकार से? जो लोग व्यापार करते हैं, जो उद्योगपति रहते हैं, उनके पास पैसा चला जाता है। तो दो वर्ग यहाँ पर बन जाते हैं, एक तो पूंजीपति वर्ग बन जाता है और दूसरा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग क्या करते हैं? वो भी अपने संगठन बना लेते हैं, जैसे मजदूर संघ हो गया, और जो पूंजीपति वर्ग होते हैं वो भी अपना संगठन बना लेते हैं। तो इनके पास शक्तियां ज्यादा रहती हैं, सभी संसाधन रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? श्रमिकों का शोषण करते हैं, और शोषण करने से क्या हो जाता है? फिर वर्ग संघर्ष पैदा हो जाता है। मजदूर क्या सोचता है कि उसे अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा वातावरण मिले काम करने के लिए, लेकिन पूंजीपतियों का उद्देश्य क्या रहता है? अधिक लाभ कमाना। ठीक है, तो ये मुख्य विशेषताएं हैं, 9 पॉइंट हैं। ये समझ में आ गए आपको? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम समझते हैं पूंजीवाद के गुण। अकुशलता एवं अपव्यय का इसमें निराकरण हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है? देखिए, हर उत्पादक अपना उत्पादन अधिक करना चाहता है और अधिक लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है? अच्छी तकनीक का प्रयोग करता है, जिससे कि उत्पादन में कुशलता हो, उत्पादन अच्छे से हो, अधिक उत्पादन हो, जिससे कि उसकी बिक्री हो सके। दूसरा क्या है? अपव्यय का निराकरण। अपव्यय का मतलब कि जो फालतू का व्यय होता है, ये कुशल तकनीक का प्रयोग करेगा तो जो फालतू के खर्च होते हैं वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाते हैं। तो अपव्यय का भी क्या हो जाता है? निराकरण हो जाता है। जरा सा समझेंगे ताकि आपको भी ध्यान रहे और हम जल्दी कवर कर लें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं। अगला देखिए, स्वचालित कार्यकरण। स्वचालित मतलब कि जो स्वयं चलता हो, स्वयं चलता हो। अब इसमें स्वयं क्या चलता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ स्वयं ही चलता है, अपने आप चलता है। बाजार में अपने आप उत्पादक को मालूम पड़ जाता है कि भाई किस चीज़ की मांग है। उपभोक्ता जो है वो किस वस्तु की मांग अधिक कर रहे हैं, तो जिस वस्तु की मांग अधिक करेंगे उस वस्तु का उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अपने आप क्या मिल जाते हैं? एक निर्देश मिल जाता है, जिससे कि हमें क्या करना है, क्या काम करना है, किस वस्तु में सुधार करना है। जिस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, मांग गिरने लगेगी, तो उत्पादक क्या सोचेगा कि नहीं भाई इस वस्तु में कोई कमी है, तो उसमें सुधार करेगा। या फिर कीमत अधिक है इसलिए उत्पादक उपभोक्ता नहीं खरीद रहे हैं, तो उस वस्तु की कीमत कम करने की सोचेगा। इस प्रकार से अपने आप निर्देश मिल जाता है कि भाई किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस में सुधार करना है, ये सब। तो ये क्या हो जाता है? स्वचालित हो जाता है। कोई भी इसको निर्देश नहीं देता है, सरकार इसको निर्देश नहीं देती है। जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जैसे कि सरकार है, जैसे हम उदाहरण लें, जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी अधिक, तो सरकार निर्देश देगी कि भाई टैक्स कम कर दो तो कीमत कम हो जाएगी। तो ये क्या है? सरकार ने निर्देश दिया है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का निर्देश सरकार नहीं देती है। ये अपने आप कौन कर देता है? उपभोक्ता कर देता है। उपभोक्ता का प्रभुत्व रहता है और कीमत यंत्र कर देता है। उपभोक्ता और कीमत यंत्र के द्वारा ही ये अपने आप स्वचालित क्रियाएं रहती हैं। ठीक है, अगली देखिए, उत्पादन में वृद्धि तथा पूंजी निर्माण। उत्पादन में वृद्धि, हर कोई व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है, हर उत्पादक लाभ कमाना चाहता है। तो लाभ के उद्देश्य से वो क्या करेगा?
अधिक उत्पादन करता है तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, और जब बिक्री होती है अधिक तो फिर बचत भी अधिक करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहता है, निजी संपत्ति का अधिकार रहता है। अब निजी जो भी लाभ होगा वो किसके पास जाएगा, पूंजीपति के पास जाएगा। पूंजीपति के पास जाएगा तो वो क्या करेगा, अधिक बचत करेगा, जिससे पूंजी का निर्माण होगा। ठीक है, तकनीक की प्रगति होती है। अब हर उत्पादक जो रहता है वो क्या करता है, उत्पादन अधिक करने का प्रयास करता है और लागत कम करने का प्रयास करता है। इससे वो नई नई तकनीक की खोज करता रहता है। किस प्रकार से कि भाई उत्पादन की अभी जो हम पुरानी तकनीक प्रयोग कर रहे हैं इसमें कोई नई मशीनरी आ जाए जिससे कि उत्पादन ज़्यादा हो, तो तकनीक का क्या हो जाती है, इससे प्रगति हो जाती है। वो लगा रहता है कि भाई जो उसके इंजीनियर रहते हैं उन्हें निर्देश देता है कि कोई भी ऐसी तकनीक का इजाद करो जिससे हमें जल्दी उत्पादन हो, अधिक उत्पादन हो, जिससे फायदा हमें ज़्यादा हो। तो नई नई तकनीक का क्या होती है, प्रगति होती है इसमें। इसके बाद देखिए, योग्यता अनुसार पुरस्कार मिलता है। योग्यता अनुसार पुरस्कार किसको मिलता है, उत्पादक वर्ग को, मतलब पूंजीपतियों को। पूंजीपति जितना अधिक साहसी बनेगा, साहसी मतलब कि जितना अधिक जोखिम उठाएगा उतना अधिक उसको लाभ प्राप्त होगा। तो ये क्या रहता है, योग्यता के अनुसार। जिस व्यक्ति में ये साहस की कमी होगी, जो ये डर कर काम करेगा कि नहीं मुझे हानि हो जाएगी, मुझे लॉस हो जाएगा, तो उसे फिर जो साहसी का पुरस्कार है वो मिल पाएगा। पुरस्कार का मतलब यहाँ से है लाभ, जो लाभ है वो अधिक मिलेगा, और यदि साहस नहीं दिखाओगे तो लाभ कम मिलेगा। आप पुरानी तकनीक से उत्पादन करोगे तो बिक्री कम होगी, जो वस्तु की गुणवत्ता है वो कम होगी, इसके अलावा उत्पादन भी कम होगा। नई नई तकनीकों का प्रयोग करोगे तो उत्पादन अधिक होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी तो उस वस्तु की बिक्री अधिक होगी। ये रहता है। तो योग्यता अनुसार क्या मिल जाता है, पुरस्कार मिल जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा उत्पादन करता है, नई नई तकनीक का प्रयोग करता है, कुशलता एवं अपव्यय का निराकरण करता है, तो उसको लाभ भी अधिक मिलता है। ठीक है, जीवन स्तर में भी सुधार हो जाता है। जीवन स्तर में सुधार कैसे, कि भाई उत्पादन अधिक करता है, उत्पादन अधिक करेंगे तो क्या होगा, श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होगी, श्रमिकों को काम मिलेगा, श्रमिकों को काम मिलेगा तो उन्हें फिर उनका जीवन स्तर में भी सुधार होगा। तो सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस हमें समझना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी आय होती है, जिन देशों में हर व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है, तो उस देश का जो जीवन स्तर वो अपने आप सुधर जाता है, उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा होता है। ठीक है, अधिकतम संतुष्टि। अब अधिकतम संतुष्टि क्या होती है, यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता का प्रभुत्व रहता है। उपभोक्ता का प्रभुत्व मतलब कि जिस वस्तु की मांग उपभोक्ता कर रहा है और उसे वही वस्तु मिल जाती है तो क्या मिलती है, उसे संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हमें ज़रूरत है कपड़े की और कोई उत्पादक कपड़े बनाता है, हमारे योग्यता, हमारे इच्छा अनुसार कपड़े हमें मिल जाते हैं, तो हम क्या होंगे, संतुष्ट होंगे, हमें उससे उपयोगिता मिलेगी। तो अधिकतम संतुष्टि, जिस वस्तु की मांग अधिक रहती है उत्पादक उसी वस्तु का निर्माण करता है, और उपभोक्ता जो रहता है उस वस्तु की मांग ज़्यादा करता है जिसकी उसे उपयोगिता ज़्यादा होती है। उपयोगिता अधिक मिल जाती है तो क्या हो जाता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है लोकतांत्रिक स्वरूप। लोकतांत्रिक स्वरूप किस प्रकार से, लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें जनता चुनाव करती है। तो यहाँ पर उपभोक्ता का प्रभुत्व है, मतलब कि चुनाव कौन कर रहा है, उपभोक्ता कर रहा है। किसका, कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, किस वस्तु का उत्पादन नहीं करना है। तो एक प्रकार से लोकतांत्रिक स्वरूप हो जाता है। देखिए, लोचपूर्ण तथा प्रावैविक स्वभाव होता है। लोचपूर्ण मतलब कि बदलाव की, जब सरकार का हस्तक्षेप रहता है तो किसी चीज को हम आसानी से नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, आर्थिक स्वतंत्रता से। ठीक है, तो लोचपूर्ण रहता है। मांग की जो लोच हमने पढ़ी है, लोच का मतलब यहाँ से बस वही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जिस वस्तु की मांग नहीं है उसको हटाइए, उसका उत्पादन नहीं करेंगे। जिस वस्तु की मांग ज्यादा है केवल उसी वस्तु का उत्पादन करेंगे। तो ये लोचपूर्णता रहती है जिसमें हम बदलाव आसानी से कर सकते हैं। चलिए, ये तो गुण हो गए हैं, आसान है, बस आसान तरीके से हमें समझना है, एक बार पढ़ भी लेंगे तो भी समझ में आ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसके दोष क्या क्या है। इसमें देखिए, पहला दोष है आर्थिक असमानता रहती है। आर्थिक असमानता कैसी रहती है, जो वर्ग रहते हैं इसमें क्या हो जाता है, समाज दो वर्गों में बंट जाता है, एक पूंजीपति और दूसरा श्रमिक। तो जो
पैसा रहता है वो पूंजीपतियों, कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है जो उत्पादन का कार्य करते हैं, तो सारे संसाधन उन्हीं के हाथ में होते हैं, तो वो जो रहते हैं क्या करते हैं, श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। तो क्या हो जाती है, आर्थिक असमानता हो जाती है। किस प्रकार से, लाभ किसको मिल रहा है, यहाँ से सबसे अधिक लाभ मिलता है उत्पादक को, तो उत्पादक वर्ग के पास धन ज्यादा पहुंच जाता है और श्रमिक वर्ग के पास धन कम मात्रा में पहुंचता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, आर्थिक असमानता होती है। और क्या होता है, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या होते हैं कि कभी मंदी आ जाती है, कभी क्या हो जाता है, तेजी आ जाती है, कभी मुद्रास्फीति हो जाती है, कभी अपस्फीति हो जाती है। ये मुद्रास्फीति और अपस्फीति भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के समष्टि अर्थशास्त्र में। तो व्यापार चक्र जो होते हैं कि या तो बाजार में मंदी होती है या फिर तेजी होती है, तो कभी कभी समाजवादी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उत्पादक जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमें उसी वस्तु का निर्माण करना है जिस वस्तु की मांग अधिक है, और इससे क्या होता है कि अधिक वस्तु, उसी वस्तु का अधिक अधिक उत्पादन करते जाते हैं। एक दिन में एक समय ऐसा आता है कि उस वस्तु की अधिकता हो जाती है बाजार में, इतनी अधिकता हो जाती है कि फिर उसकी बिक्री नहीं होती, तो वो क्या हो जाती है, मंदी हो जाती है। या फिर जिस वस्तु की कीमत कम है उसका उत्पादन बंद कर देंगे सभी उत्पादक, तो उस वस्तु की मांग फिर ज्यादा हो जाएगी, उत्पादन कम होगा तो मांग ज्यादा हो जाती है। उत्पादन अधिक रहता है तो मांग धीरे धीरे समान हो जाती है। जो सामान्य वस्तुएं रहती हैं जिनका कि डेली प्रयोग होता है उनकी मांग तो बनी रहती है। क्या चाहिए, लाभ चाहिए। जो वस्तु बिकेगी उसका उत्पादन करेंगे, जो वस्तु नहीं बिकेगी उसका उत्पादन नहीं करेंगे। तो जिस वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, उसमें क्या होगा, अधिक महंगाई हो जाएगी, अधिक लोग उसको खरीदना चाहेंगे क्योंकि उसका उत्पादन ही नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में होती है मुद्रास्फीति। और जिसमें अधिक उत्पादन हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, मूल्य गिर जाता है, उसको बोलते हैं अपस्फीति। अपस्फीति अच्छी रहती है, मुद्रास्फीति खराब रहती है। मुद्रास्फीति को दूसरा नाम महंगाई से भी हम जानते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष हमने समझ लिया है किस प्रकार से वर्ग संघर्ष होता है, कि जो मजदूर वर्ग होते हैं और जो उत्पादक वर्ग होते हैं उनके बीच में टकराव पैदा हो जाते हैं। उत्पादक वर्ग क्या सोचता है कि मुझे अधिक लाभ हो, इसलिए वो श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं, और श्रमिक वर्ग क्या सोचता है कि हमें उच्च वातावरण मिले काम करने के लिए और अच्छी सैलरी मिले, तो इसलिए इनके बीच में संघर्ष हो जाता है। श्रमिकों का शोषण होता है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये अधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों से अधिक काम लेते हैं और सैलरी कम देते हैं। इसके बाद देखिए, एकाधिकारी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलता है। एकाधिकारी मतलब कि किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। अब जो व्यक्ति चलिए पहले से कर रहा है, किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है, तो इसमें एक अधिकारी, केवल एक ही अधिकार, एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है, तो उसे बोलते हैं एकाधिकार की प्रवृत्ति जो होती है उसको प्रोत्साहन मिलता है। क्यों मिलता है, कि जो पहले से भाई उत्पादन कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो वो पहले से सक्सेस होता जाएगा। तो नए व्यक्ति जो आते हैं बाजार में, उन्हें क्या करते हैं, ये लोग बाहर करने की कोशिश करते हैं। बाहर करने के लिए क्या करते हैं, अपनी वस्तु का प्रचार करेंगे, उस पर खर्च करेंगे, तो इसी व्यक्ति की वस्तु बिकेगी। जो नए नए व्यक्ति आएंगे उन्हें कुशलता भी कम रहेगी, उनके पास जो ज्ञान है वो भी कम रहेगा, तकनीक भी होगी उसका भी ज्ञान कम रहेगा, इससे उनका उत्पादन प्रभावित होता है, तो उन्हें बाहर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि एक अधिकार का क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है। एक अधिकार मतलब कि एक ही व्यक्ति के पास सारी वस्तुओं के निर्माण करने का या विशेष वस्तु का उत्पादन करने का अधिकार इससे प्रोत्साहित होता है। ठीक है, अनार्जित आय। अनार्जित आय किस प्रकार की होती है, जो आय बिना काम के प्राप्त हो गई हो। अब जो आय बिना काम के प्राप्त किस में हो जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो जाती है। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए, निजी संपत्ति का अधिकार रहता है। अब निजी संपत्ति के अधिकार से क्या होगा कि मान लीजिए कोई पूंजीपति है जिसने बहुत सारा धन कमा लिया है, इतना धन कमा लिया है कि उसकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। अब जो 7 पुश्तें उस धन को बैठकर खाएंगी, उन्हें कोई काम करना है क्या, नहीं किया, कोई काम उन्होंने नहीं किया, तो उन्हें जो आय मिली है किस में मिली है, उत्तराधिकार में, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत। उत्तराधिकार में जो आय प्राप्त हो गई है वो आय क्या होती है, बिना काम के मिल जाती है, अनार्जित आय होती है। इसलिए ये क्या होता है, उसका दोष होता है कि भाई कुछ लोगों को बिना काम किए ही आय प्राप्त हो जाती है। देखिए, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा। सामाजिक कल्याण पर, इस पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, लाभ कमाना रहता है। ठीक है, आगे क्या है, प्रतियोगिता के अपव्यय। प्रतियोगिता के अपव्यय किस प्रकार से होते हैं, जो हमने इस पॉइंट में समझा है। कौन से वाले में, इसमें
अधिक क्या करते हैं, अपनी वस्तु को ज़्यादा बिक्री करने के लिए जो पूंजीपति होते हैं, जो उत्पादक वर्ग होता है, वो क्या करता है, विज्ञापन पर अधिक खर्च करता है। जैसे कि आप टीवी पर विज्ञापन देखते हो, आईफोन का विज्ञापन है, शैम्पू का विज्ञापन है, किसी भी वस्तु का जब विज्ञापन देखते हो उस पर क्या होता है, खर्च होता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो वो क्या माना जाता है, अपव्यय। खर्च करना मतलब कि अपव्यय। तो प्रतियोगिता से बाहर करने के लिए, प्रतियोगिता, अब दो व्यक्ति हैं, एक ही वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति, जो दोनों व्यक्ति हैं, दोनों ही क्या करेंगे, अपनी अपनी वस्तु की विशेषताएं बताएंगे लोगों को, तभी तो वस्तुएं बिकेंगी। यदि विशेषताएं नहीं बताएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में दोनों वस्तुएं कोई भी खरीद सकता है। तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी विशेषताएं अच्छी होंगी तो फिर व्यक्ति मेरी वस्तु को खरीदेगा, तो उस पर अधिक खर्च करता है। तो ये क्या होता है, अपव्यय होता है, फालतू का खर्च होता है, इसलिए इसका क्या है, दोष है। ठीक है, अगला क्या है, पूंजीवादी युद्ध तथा साम्राज्यवाद। ये क्या होता है, पूंजीवादी मतलब कि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, इसमें जो उद्योगपति होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना जो वस्तु रहती है जिसका वह उत्पादन करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, इन्हें एक ऐसा मार्केट चाहिए होता है, जिस देश में ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर मार्केट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उनकी वस्तु की बिक्री ज़्यादा होगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे। तो छोटे छोटे देशों पर ये क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे अपनी कंपनियां वहाँ पर स्थापित करते हैं और कब्जा कर लेते हैं। जैसे कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी, इंग्लैंड की। इंग्लैंड में कौन सी व्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये लोग क्या आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं, और धीरे धीरे यदि उस देश के नागरिक कमज़ोर रहते हैं या अनपढ़ रहते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और साम्राज्यवाद स्थापित कर देते हैं। तो कई सारे युद्ध भी होते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, एक समस्या बना रहता है कि जो पूंजीवादी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, वो एक प्रकार से विश्व शांति के लिए समस्या बनी रहती है। ये लोग दूसरे छोटे छोटे देशों पर कब्जा कर लेते हैं, जहाँ पर इन्हें मार्केट मिलता है, और अपनी वस्तु की बिक्री करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट थे, किसमें, 9 पॉइंट हैं विशेषताओं में। ये सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम विस्तार से यदि इसकी विशेषताएं समझ लेंगे और गुण समझ लेंगे तो दोष आप अपने आप इनको निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया है। क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा थे, मैंने कम समय में आपको समझाने की कोशिश की है। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा, समझ में नहीं आया है तो फिर भी आप कमेंट करके बताइए, एक बार और हम ट्राई करेंगे, एक बार और समझेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।